Welcome to Banner Education. Welcome to this video. So in this video we are going to discuss most expected question for the contract law and basically for the MS Law CET 5 years. So these are your social media handles. You can follow us on Instagram. Also you can follow us on Facebook and also join Telegram and WhatsApp group. Don't forget to subscribe the YouTube channel Law in Trans, Manual Law in Trans, and here you will get an update and all the videos, upcoming videos. So starting with, if you want to start your preparation, you can simply join a full course or a crash course. Also you can take the sectional course, you can buy mock tests and books, e-books, and for all this you have to visit manualedu.com/lawintrans, or else you can call and WhatsApp us on 8828581455. Moving ahead to the question, guys. First question, which of the following is correct? क्या correct है? Option A says pledge made by mercantile agent is valid. मतलब प्लेज जो किया जाता है अगर वो मर्केंटाइल एजेंट करता है सो इट इज अ वैलिड, ऐसा बोला है. नेक्स्ट इज प्लेज मेड बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेड. मतलब यहाँ पे ये बोला है कि अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई प्लेज करता है सो दैट वुड बी द वैलिड. ओके. ऑप्शन सी सेज pledge by a person having a limited interest is valid. यहाँ पे limited interest का मतलब होता है उसकी जो rights है ना वो limited है. rights या फिर उसकी जो rights है, उसकी जो possession power है वो limited है. is valid to the extent of that interest. मतलब जितना उसका right होगा उतने ही extent तक वो valid होगा, ऐसे कहा गया है. And option D says all of the above. Guys यहाँ पे correct answer क्या होगा? all of the above. Now to understand प्लेज का मतलब क्या होता है, what exactly the pledge, that would be the first question. Now your question arises, what exactly the pledge, guys? प्लेज होता क्या है? तो प्लेज का सिंपल मतलब है इट्स अ प्रॉमिस और इट्स समथिंग लाइक दैट कि एक पर्सन जो है ना, समझो एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को पहले तो कुछ मनी देता है, ठीक है. अब जिस पर्सन ने इसको मनी दिया ना, इस पर्सन ने क्या किया, इसको मनी दिया ना, तो ये पर्सन क्या करेगा ना, अपनी कोई चीज, कोई भी एक चीज जो होगी, जो वैल्यूएबल थिंग होगी, दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, उस चीज को वो क्या करेगा, इस पर्सन के पास देकर रखेगा, तब तक के लिए रहेगा. ये चीज इसके पास तब तक रहेगा, ये जो थिंग इसने जो दिया है ना इसको, ये तब तक रहेगा जब तक ये मनी जो है ये इसको रीपे ना कर दे. मतलब रीपे तक, जब भी रीपे हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसके पास जो थिंग इसको दी गई थी वो इसको वापस मिल जाएगी. नाउ गाइस डू अंडरस्टैंड, ये मॉर्टगेज या लोन की तरह नहीं है, इट्स सिंपली प्लेज एंड मॉर्टगेज में डिफरेंस ये होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि प्लेज में जो है समवेयर पेपर वर्क इज नॉट दैट नीडेड. एक प्रैक्टिकल डिफरेंस बता रहा हूं, देयर आर द मैनी मोर डिफरेंस इन दैट, बट ऐसे दो चीजों में बहुत डिफरेंट थिंग्स है. मॉर्टगेज इज समथिंग एल्स एंड प्लेज इज समथिंग एल्स, बट इन द प्लेज सिंपली अगर थोड़ा सा डेफिनेशन अगर क्लियर करनी हो तो प्लेज में जो है पेपर वर्क नहीं होता एंड मॉर्टगेज में बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है. नाउ प्लेज यहां पर मर्केंटाइल एजेंट करे या फिर पर्सन इन पोजीशन अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट करे वो भी वैलिड है. विद दैट पर्सन हैविंग अ लिमिटेड इंटरेस्ट, जिसके पास लिमिटेड राइट है, अगर वो भी कोई प्लेज करता है दैट इज अगेन अ वैलिड प्लेज. चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया है? सेक्शन 31. नाउ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कंटिंजेंट का मतलब क्या है? इट्स अ कंडीशन. कंटिंजेंट का मतलब क्या? इट्स अ कंडीशन. एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? सिंपली अग्रीमेंट विच इज वैलिड बाय लॉ. वैलिड है, वैलिड अंडर अ लॉ. एक अग्रीमेंट जो कि वैलिड है अंडर द लॉ. वैलिड कब होगी? जब इसके अंदर वो कंपोनेंट होंगे. लाइक कुछ कंपोनेंट बता देता हूं. प्रॉमिस है, अग्रीमेंट है, कोई पर्सन अग्री कर रहा है, कंसेंट है, ठीक है, कंसेंट है. उसके बाद कंसीडरेशन है, कंसिडरेशन दिया गया है. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? इन रिटर्न ऑफ समथिंग कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, कंसिडरेशन हो रहा है. एंड इट इज ऑल्सो नॉट सिंपली नॉट बार्ड बाय लॉ. मतलब एक ऐसा जो एक अग्रीमेंट है जो ठीक नहीं है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं किया जा सकता. ऑल दीज आर कंडीशन शुड बी फॉलोड फॉर द वैलिड अग्रीमेंट. एंड ये जब दो चीजें मिल जाती है तब ये एग्रीमेंट जो है क्या बन जाएगी? एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी. तो ये क्या होगी? जिस एग्रीमेंट में कोई कंडीशन हो एंड ऑन दैट कंडीशन के बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले, दो पर्सन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर
अगर हो जाए तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मीनिंग क्या होगा, इट इज हैविंग दी कंडीशन, सिंपल। चलो नेक्स्ट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेडाथाई is an illustration where the tender was in form of what, मतलब टेंडर जो है वो किस फॉर्म में होता है, टेंडर जो देते हैं ना, बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं, वो टेंडर किस फॉर्म में होता है, इट्स एन स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर के फॉर्म में होता है गाइस। ये जो है ना टाइप्स ऑफ ऑफर्स है, ये टाइप्स ऑफ ऑफर्स है, सारे के सारे टाइप्स ऑफ ऑफर्स है। यहाँ पे देखो पब्लिक ऑफर का मतलब एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज अगर ऑफर करते हो सबके लिए अवेलेबल है, दैट्स अ पब्लिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दी गई है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दी जाएगी तो वो होगी स्पेसिफिक ऑफर। देन जनरल ऑफर, दिस इज द जनरल ऑफर जो लेमैन लाइफ में होती है, हम जनरली ऑफर करते हैं ना, इट्स अ जनरल ऑफर। सो इट्स अ सिंपल जनरल ऑफर जो नॉर्मली की जाती है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस गाइस कि व्हाट एग्जैक्टली दिस स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या होगा, स्टैंडिंग, देखो स्टैंडिंग ऑफर का सिंपल मतलब क्या होता है, एक बार ये ऑफर कर दी, ठीक है, अभी समझो किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को एक ऑफर कर दी, अब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होगा, मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है किसी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, बट ये जो ऑफर है ना, ये जो ऑफर है ये एक पीरियड तक, एक पीरियड तक, मतलब कैसा होता है कि इसका जो एक्सेप्टेंस देने के लिए जो एक पीरियड होता है ना वो गिवन होता है। सो टिल दैट पीरियड, मतलब समझो 2 साल का पीरियड होगा, 2 इयर्स का अगर पीरियड है, ऐसा तो होता नहीं है बट जनरली बात कर रहा हूं कि अगर 2 इयर्स का पीरियड दिया है, 2 मंथ्स का पीरियड दिया है टू एक्सेप्ट दैट ऑफर, बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं तो देयर वुड बी अ टाइम लिमिट, ठीक है। तो ये जो टाइम लिमिट दी गई है ना, इस टाइम तक ये ऑफर जो है लैप्स नहीं होगी, लैप्स नहीं होगी, बिकॉज अब तक जो है टाइम खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही ये 2 मंथ फिनिश हो गए, 2 इयर्स खत्म हो गए, ये 2 मंथ्स खत्म हो जाएंगे, सिंपली वो जो स्टैंडिंग ऑफर है वो लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी, फिर वो ऑफर अवेलेबल नहीं होगी। इट इज सिंपली लाइक दैट, वो अमेज़न वाला फंडा, मतलब अमेज़न पे अगर कोई ऑफर, ऑनलाइन ऑफर होता है कि भाई ये जो है दिवाली ऑफर है, तो दिवाली ऑफर जो दिवाली के सर्टेन टाइम तक होती है, उसके बाद वो एंड हो जाती है। तो जैसे ही ये एक पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा तो वो ऑफर जो है खत्म हो जाती है। सो टिल द टाइम, जब तक वो टाइम खत्म ना हो, उस पीरियड के ड्यूरिंग वो ऑफर क्या होती है, स्टैंडिंग ऑफर होती है। सो दैट इज टेंडर को जो है स्टैंडिंग ऑफर कहा जाता है। नाउ इन नाश वर्सेस इनमान केस द इशू वाज व्हाट, यहां पे नाश वर्सेस जो इनमान केस है उसमें इशू क्या था, इट्स अ माइनर्स लायबिलिटी, माइनर्स लायबिलिटी का इशू जो था वो नाश वर्सेस इनमान केस में था। ना गाइस, आपका एक टास्क है कि माइनर्स के रिगार्डिंग एक फेमस लैंडमार्क जजमेंट है और एक केस लॉ है, यू विल आंसर दैट इन अ कमेंट बॉक्स कि वो केस लॉ या जजमेंट क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम आल्सो, क्योंकि यहां पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिफिकल्ट लेवल का, सो दिस वुड बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि माइनर्स के रिगार्डिंग एक लैंडमार्क जजमेंट है वो कौन सी है। चलो गाइस, माइनर्स जो है, देखो अब यहां पर माइनर्स की बात आती है तो माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट की भी बात आएगी, राइट। सो नाउ माइनस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, माइनस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो, इसको क्या कहेंगे, वॉइड एब इनिशियो। ना वॉइड एब इनिशियो इज इंपॉर्टेंट फ्रेज, इंपॉर्टेंट है, लैटिन मैक्सिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स व्हाट, वॉइड फ्रॉम दी बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इट इज नॉट परफॉर्म, मतलब परफॉर्म नहीं कर सकते उसको हम लोग, तो सिंपली इट्स अ वॉइड एब इनिशियो। नेक्स्ट, नाउ एन एजेंट अपॉइंटेड बाय मोर देन वन प्रिंसिपल इज लायबल। एक एजेंट जो है वो बहुत सारे प्रिंसिपल, मतलब समझो एक पर्सन है जो एजेंट की तरह काम करता है, मीडिएटर की तरह काम करता है, इसको जो है 2-3 प्रिंसिपल ने एज एन एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। नाउ इज लायबल व्हाट, मतलब अगर समझो इस एजेंट ने कुछ गलती कर दी, ठीक है, इस एजेंट ने कुछ गलती कर दी। अब यहां पे ये एक एजेंट है, बट यहां पे प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3, 3 प्रिंसिपल है। 3 प्रिंसिपल मतलब क्या, इसके 3 मालिक अलग अलग। अब इस केस में अगर ये कोई गलती करता है, समथिंग रॉन्ग अगर इसके हाथ से हो जाता है, वहां पे डैमेज हो जाता है, तो उस केस में
यहाँ पर वो कितने टाइम मतलब कितनी बार लायबल होगा, सेवरल टाइम लायबल होगा, या फिर वो जॉइंटली इनके साथ लायबल हो जाएगा, या फिर वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली ईदर ए और बी और सी, मतलब यहाँ पे तीनों भी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। इट वुड बी दैट कि वो सेवरली लायबल हो, इट वुड बी दैट कि वो सब जॉइंटली लायबल हो, मतलब ये सब लोग लायबल हो जाए। Also and also the case कि ये jointly and severally भी liable हो, मतलब individually भी ये liable हो सकते हैं, jointly भी liable हो सकते हैं। चलो, a contract caused by mistake of a law not in force in India, मतलब यहाँ पे ये होता है, दो टाइप की मिस्टेक होती है, एक होता है मिस्टेक ऑफ अ लॉ, ठीक है, एक होता है मिस्टेक ऑफ अ लॉ एंड एक होता है मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट। देखो, इंडियन लॉ में, इंडियन जुडिशियरी और इंडियन लेजिस्लेशन में मिस्टेक ऑफ अ लॉ जो है वो कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता, मतलब इसके लिए कोई भी आपको जो है रिलीफ नहीं मिल सकती, आपको जो है यहां पर पनिश किया जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई लॉ है। समझो, आप सिग्नल जो आया हुआ है, रोड पे सिग्नल आया, आप उसको ब्रेक करके चले जाते हो, एंड अगर आपको कोई पुलिस पकड़ ले, कोई हवालदार पकड़ ले, और अगर आपको बोले, ट्रैफिक पुलिस पकड़ने के बाद अगर आपको बोलती है कि आपको जो है फाइन पे करना पड़ेगा, नाउ यू वोंट से दैट कि मुझे तो ऐसा कोई लॉ ही पता नहीं था कि ऐसा भी कोई लॉ होता है, ये अलाउड नहीं है। जनरल लॉ आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे यही बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ अ लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिस्टेक ऑफ अ लॉ की वजह से हो गया, ये बोलना ये अलाउड ही नहीं है इंडिया में, मतलब दैट इज नॉट इन फोर्स इन इंडिया। ठीक है, अब देखो ये जो है ये क्या होगा अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो दैट वुड बी द voidable or has the same effect as though it was caused by mistake of the fact, मतलब mistake of the fact में जो होता है क्या वही इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ होगा? गाइस yes, that would be the your correct answer। यहां पर simply mistake of the fact के साथ जैसा ट्रीटमेंट होता है वैसे ही mistake of the law के साथ भी ट्रीटमेंट होगा। देखो, अब यहां पे क्या समझना है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दो टाइप से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एक जगह पर जो है किसी पर्सन को ऐसा लगे कि यहां पर जो है उसको कोई फैक्ट पता ना हो, गलती से उसने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फैक्ट एंड लॉ में डिफरेंस क्या है? लॉ इज सिंपली मेड बाय द स्टेट एंड फैक्ट इज सिंपली एन वन थिंग व्हिच इज कम्स अंडर दैट इंसिडेंट। ठीक है, तो वो फैक्ट उसको पता नहीं है, दैट इज ओके, दैट इज अ मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट। But if it is a mistake of a law, now what happens is अगर आप mistake of a law की वजह से जो कि इंडिया में नॉट इन फोर्स इन इंडिया है, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है ही नहीं इंडिया में जो कि मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से बने, तो वो अगर इंडिया में कर दिया जाता है तो उसमें क्या होगा? सिंपली इट विल टेक इट एज द मिस्टेक ऑफ द फैक्ट। क्यों? बिकॉज देखो, आपकी कंसाइंस में वो लॉ नहीं था, दैट मीन्स यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। देखो यहां पे हम स्टेटमेंट में क्या बात करेंगे? सिंपली यू आर नॉट अवेयर ऑफ फैक्ट। देखो यहां पे फैक्ट आया ना। नाउ व्हाट इज द फैक्ट? दैट देयर इज अ लॉ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब जब मैं ये बोलता हूं तो दिस मीन्स व्हाट, कि ये जो बात मैंने ये स्टेटमेंट जो लिखी है ना, इट इज अ सिंपल व्हाट, इट इज अ फैक्ट। इट इज अ फैक्ट दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ कि ये ऐसा भी कुछ होता है। सो सिंपली इट इज टेकन एज व्हाट, कि मिस्टेक ऑफ द फैक्ट। although it is not a mistake of a fact, it is a mistake of a law, but then this is the fact कि ये आपको पता नहीं है कि ऐसा भी कोई लॉ है, तो इसी वजह से इसको क्या किया जाता है? मिस्टेक ऑफ द फैक्ट कंसिडर किया जाता है। मिस्टेक ऑफ द फैक्ट मतलब क्या? फैक्ट का पता ना होना, उन चीजों का पता ना होना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, whether all agreements made without a consideration are void। क्या एग्रीमेंट, जो ऐसी एग्रीमेंट्स हो जो विदाउट कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन मैंने अभी बोला इन रिटर्न ऑफ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर कुछ प्रॉमिस कंप्लीट कर रहे हो तो उसके अपॉन आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। तो क्या अगर कंसिडरेशन नहीं है तो अग्रीमेंट वॉइड होगी? गाइस, बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू शुड लाइक द वीडियो एंड यू शुड शेयर दिस वीडियो, बिकॉज यही वीडियो जो है बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा, एंड लाइक करोगे तो आपको भी हेल्प करेगा। तो सिंपली लाइक भी करना और कमेंट भी करना कि how you understanding the questions and what exactly your feedback about the video. Now
कम टू द क्वेश्चन गाइस, यहां पे आंसर क्या होगा? सिंपली ये यहां पर आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज यहां पर देखो एग्रीमेंट जो है उसके साथ अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो डायरेक्टली वॉइड नहीं हो सकता। देयर वुड बी द अग्रीमेंट कि जहां पर वो वॉइडेबल हो जाएगा, तो सिंपली उसको हम लोग डायरेक्टली वॉइड नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, नाउ in which of the following circumstances original contract need to be performed? In which of the following circumstances original contract need to be performed मतलब क्या होता है कि एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट भी होगा और उसके साथ एक और एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो जो ओरिजिनल पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था और जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, इस दो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओरिजिनल वाला कॉन्ट्रैक्ट भी फुलफिल करना होता है। ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस होती है? ये जो 4 सर्कमस्टेंसेस दी हुई है, इनोवेशन, रेसिजन, अल्टरेशन, स्टिपुलेशन, देखो इस चारों में सिंपली स्टिपुलेशन वुड बी द थिंग। स्टिपुलेशन का मतलब क्या है गाइस? अब सर आपको क्वेश्चन आएगा, सर स्टिपुलेशन बता दो। पहले तो नोवेशन क्या है, रेसिजन क्या है, अल्टरेशन क्या है, ये सब तो बताओ। मतलब नोवेशन का मतलब क्या? कोई न्यू क्लॉज ऐड कर दिया। रेसिजन का मतलब क्या? उसको खत्म कर दिया किसी क्लॉज को। क्लॉज का मतलब कोई पॉइंट है एग्रीमेंट में, उसको निकाल देना। अल्टरेशन का मतलब क्या है? चेंज कर देना। यहां पे क्या होगा? सिंपली टर्मिनेट कर दोगे, निकाल दोगे उस पॉइंट को, यहां पे ऐड कर दोगे और यहां पे चेंज कर दोगे। Now what is a stipulation? Stipulation is a condition given in a new contract. न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी कंडीशन दी है कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी फुलफिल करो, उसको भी खत्म करो, तभी क्या होगा? आपको जो है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो दिया है उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इज व्हाट? देखो गारंटी के केस में श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है? जो श्योरिटी देता है ना कि ये सामने वाला पर्सन जो है आपको ये सारा अमाउंट पे करेगा, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट करेगा, ये जो आप श्योरिटी दे रहे हो वो श्योरिटी है। जो पर्सन हो, जो श्योरिटी होगा, वो पर्सन की लायबिलिटी क्या है? देखो यहां पर उसकी लायबिलिटी क्या होगी? सिंपली इट्स अ कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। कोएक्सटेंसिव का मतलब क्या होगा गाइस? प्राइमरी का मतलब होता है कि उसकी खुद की होना, सेकेंडरी का मतलब उसके बाद होना। तो यहां पर कोएक्सटेंसिव का मतलब क्या होगा? समझो, अगर प्रिंसिपल डेटर के ऊपर 2 करोड़ की लायबिलिटी है, 2 CR की लायबिलिटी है, सिंपल। नाउ अगर ये डेटर जो है 1.5 CR जो है पे करने में, मतलब पे कर सकता है सिंपली, ठीक है, वो पेड भी कर दिया, बट आफ्टर दैट ही बिकेम इंसॉल्वेंट। अब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है। अब क्या करोगे? वो पैसा कहां से आएगा? भाई श्योरिटी ने श्योरिटी दी थी ना, इसने ही तो बोला था कि पैसा देगा करके, इतनी गारंटी दी थी, तो गारंटी दी है तो अब उसका भुगतान भी करो ना, उसके लिए रिगार्डिंग कंपेंसेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके भरोसे तो इसको पैसा दिया गया प्रिंसिपल डेटर को। अब क्या होगा कि इसके जो ये 50 लाख रुपीस जो बाकी है ना, ये कौन पे करेगा? सिंपली श्योरिटी विल पे। मतलब क्या होता है? इसी को कहा जाता है कोएक्सटेंसिव। देखो यहां पर 2 करोड़ की थी, तो इसके बाद जो लायबिलिटी अराइज हो रही है, इसके बाद जो लायबिलिटी रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग लायबिलिटी कौन पे करेगा? सिंपली प्रिंसिपल डेटर पे करेगा। कौन पे करेगा? सिंपली प्रिंसिपल डेटर पे करेगा। चलो, नाउ टू क्रिएट एन एजेंसी, एक एजेंसी क्रिएट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखो कंसिडरेशन इज नेसेसरी, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। गाइस यहां पे ये कंसिडरेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? इन रिटर्न ऑफ, डोंट फॉरगेट, इंपॉर्टेंट है वो। कंसिडरेशन का जब भी बात करूंगा दैट इज इन रिटर्न ऑफ। सम कंसिडरेशन इज नेसेसरी, एडिक्वेट कंसिडरेशन इज नेसेसरी। किसी भी एजेंसी को क्रिएट होने के लिए सिंपली कंसिडरेशन जरूरी है भी या नहीं है, ये बताया गया है। अब इसका आंसर क्या होगा? कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। देखो सिंपली इन कॉन्ट्रैक्ट जब आप एजेंसी फॉर्म करते हो तो आपको कोई भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता। एजेंसी में क्या होता है कि एजेंसी इज समथिंग व्हाट, कि एजेंसी यहां पर एक एजेंट होगा। अब जो एजेंट बना है उसको एजेंट बनने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। सो दैट इज व्हाट, कि यहां पर एजेंसी के बनने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होता। चलो नाउ, हाँ अगर वो उसके अंडर कुछ काम करता है, हाँ दैट इज अमाउंट्स टू अ कंसिडरेशन, वहां पे उसको इन रिटर्न ऑफ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बट टिल द टाइम वो एजेंसी फॉर्म होने के लिए कोई भी कंसिडरेशन अवेलेबल नहीं होता। An agreement not enforceable by law is said to be void under section dash of the Indian Contract Act. ऐसी जो एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। एनफोर्सिएबल का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उस एक्ट
एक्टिविटी को या फिर उस अग्रीमेंट को जो है कंप्लीट नहीं किया जा सकता, साइन नहीं किया जा सकता, तो उस अग्रीमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, नॉट एनफोर्सिएबल। तो ये कौन से सेक्शन में दिया है, इट्स बेसिकली गिवन इन द सेक्शन 2G। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड कम इन एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं, तो इनके रिगार्डिंग ध्यान रखो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, दिस इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, अगर आपको पूछा जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नाउ द केस ऑफ हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल इज रिलेटेड टू व्हाट, मतलब अभी यहां पर ये जो केस है ये किस रिगार्डिंग है, तो सिंपली इट इज अबाउट डैमेजेस फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर डैमेजेस फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच का मतलब क्या होता है, ब्रीच इज समथिंग कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना कर पाना किसी भी रीजन की वजह से। देयर आर द रीजंस गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि इसके रिगार्डिंग अगर ब्रीच होता है तो क्या होगा, तो जो डैमेजेस, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जो आपको डैमेजेस मिलते हैं, यहां पे डैमेज मिलने का मतलब क्या है, सिंपली इट्स अबाउट द कंपेंसेशन, इट्स अबाउट कंपेंसेशन। डैमेज प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है, कंपेंसेशन प्रोवाइड करना। तो डैमेजेस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके रिगार्डिंग जो है ये केस था। नेक्स्ट, which of the following maxims is not related to the law of contract। यहां पर ये जो मैक्सिम्स दी गई है, यहां पे सारी मैक्सिम्स हैं, इन मैक्सिम्स में से कौन सा जो मैक्सिम है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। ध्यान देना गाइस, यहां पे मेंसिट रिया लिख के रखा हुआ है, मेंसिट रिया जो है वो आईपीसी में होता है, आईपीसी गिल्टी माइंड वाला, ठीक है। तो ये जो होगा ना, ये आपका जो है आईपीसी का है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। कंसेंसस एडिडम मतलब क्या, मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स। नाउ देयर इज अ टास्क फॉर यू गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ एसेंशियो, मेंटम एंड एक्स निडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शन क्या है, इनके रिगार्डिंग मीनिंग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, a contract of a pledge is a contract of what? Contract of a pledge जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, it is a type of contract, but under which contract it is a type? So it is an bailment। bailment के अंदर जो है प्रोसेस होता है, वो गिव एंड टेक वाला प्रोसेस जो होगा ना, वो bailment के अंदर होगा। तो bailment को याद रखते वक्त भी वो गिव एंड टेक वाले रिलेशंस को याद रखना, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पैरे डेलिक्टो। इन पैरे डेलिक्टो का मतलब क्या होता है, इट सिंपली मींस इन केस ऑफ इक्वल फॉल्ट और गिल्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है इसके पहले समवेयर, तो थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग अवेयर रहो। इन केस ऑफ इक्वल फॉल्ट एंड गिल्ट, इसका मतलब क्या होता है, इन पैरे डेलिक्टो। So guys, these are the some important questions जिनके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो मैंने डिस्कशन किया उसमें बहुत सारे एंसिलरी पॉइंट्स भी थे। यू कैन रिसर्च अबाउट दैट, यू कैन स्टडी अबाउट दैट, सिंपली उनके कंसेप्ट्स को समझो। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और वही कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। नाउ इफ यू वांट टू जॉइन अस, सिंपली अगर आप मुंबई बेस्ड हो, सिंपली विजिट दादर, अंधेरी, ठाणे, बोरीवली टू गेट अ स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। If you are not Mumbai based, you can simply join the live classes. Thank you for watching the video. Don't forget to like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you for watching the video.